जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से शैलजा जी के संस्मरण। शैलजा जी कहती हैं, बात उन दिनों की है जब मैं सपरिवार गोरखपुर ही रहती थी। दिन भर की अपनी अपनी दिनचर्या के बाद बाबा के सभी भक्त शाम को बाबा के दर्शन को आते। शाम होते ही जैसे नशा हो उस प्रकार बाबा के दर्शन का नशा सबको चढ़ जाता था। कोई मोहदीपुर से, कोई रेलवे कॉलोनी से, कोई विश्वविद्यालय से तथा तमाम अन्य स्थानों से भागा चला आता। सवारी न मिले तो पैदल ही चले आते थे लोग। प्रतिदिन आने वालों में हर पेशे से जुड़े लोग होते, जिनमें बड़े अधिकारी से लेकर क्लर्क तथा प्रोफेसर से लेकर चपरासी तक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मुख्तार आदि सभी भिन्न भिन्न वर्ग के लोग होते। बड़ी ही सुंदर महफिल जमती थी बाबा की। किसी को हंसाना, किसी को चिढ़ाना, किसी को समझाना, किसी को डांटना आदि सभी गतिविधियां बाबा के द्वारा होती। शाम 6 बजे से प्रतिदिन बाबा की जनरल मीटिंग होती थी, जिसमें सभी लोग बैठ सकते थे। एक से एक बड़े गायक वादक आते तो संगीत का समा बंध जाता। कोई महात्मा आ जाते तो भक्त गाथाओं का क्रम चल पड़ता। कोई ज़रूरतमंद आ जाता तो उसकी समस्याओं का समाधान होने लगता। इस प्रकार उस दरबार में कोई ऐसा नहीं था जिसकी पूछ नहीं होती थी। छोटे से बच्चे से लेकर असहाय वृद्ध तक, धनाढ्य साहूकारों से लेकर निर्धन अनाश्रितों तक का समान आदर होता। सबकी सेवा बाबा अपने परिकरों द्वारा आवश्यकतानुसार कराते। किसी की सेवा भिक्षा में थी तो तन मन से इस प्रतीक्षा में रहती कि किसी के लिए बाबा कुछ बनाने की आज्ञा करें तो मैं बना लाऊं। सेवा करने की होड़ लगी रहती। बाबा की प्यारी बेटियां विमला चाची, तारा चाची, सरोज दीदी ही भिक्षा के मुख्य स्तंभ थीं। चाहे जिस समय चाहे जो कुछ बाबा यदि किसी को खिलाना चाहते, वे लोग सहर्ष बनाने के लिए तत्पर रहती। सायंकाल वाटिका में बड़ी चहल पहल रहा करती थी। सब अपनी अपनी सेवा में लगे रहते थे, पर मेरे तथा गायत्री दीदी के जिम्मे कोई सेवा नहीं थी। प्रतिदिन यदि बाबा के पास बैठने लायक होता तब हम लोग वहां बैठ जाते, अन्यथा समाधि के पास बैठकर बाबा को निहारते और बातें करते रहते थे। एक दिन समाधि के पास हम दोनों बाबा का दर्शन कर रहे थे, जहां किसी की बाबा के साथ प्राइवेट मीटिंग हो रही थी। रात हो गई थी, बत्तियां जल गई थी। वहीं से कैंसर अस्पताल की एक खिड़की दिखाई पड़ी, जो बाबा की कुटिया से थोड़ी ही दूर पर आज भी स्थित है। हम दोनों ने कहा कि वह जो खिड़की दिख रही है, उसी में अगर हम दोनों को रहने को मिल जाता तो कितना मज़ा आता। जब चाहते तब बाबा का दर्शन होता। उन दिनों गायत्री दीदी रेलवे कॉलोनी से आती थी और मैं तो बगल वाली अपनी नानी की कोठी से। न तब कैंसर अस्पताल की स्थापना हुई थी और न ही उसमें डॉक्टरों का निवास था। शेख चिल्ली की कल्पना की तरह हम लोगों ने यह कल्पना कर ली और भूल भी गए, क्योंकि उसके पूरी होने की कोई संभावना थी ही नहीं। किंतु भक्त वांछा कल्पतरु हमारे बाबा के कानों तक यह आवाज़ तो पहुंच ही गई। कुछ ही दिनों में कैंसर अस्पताल खोलने का संकल्प बाबा के मन में उदय हुआ और उसके लिए वह पूरी ज़मीन खरीदी गई जिसमें वह खिड़की थी। कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ी तो बाबा के 2 डॉक्टर महेंद्र नाथ शर्मा जी और डॉक्टर LD सिंह अर्ली रिटायरमेंट लेकर उसमें सेवा करने को तत्पर हुए। इन दोनों के रहने के लिए बाबा ने अपनी कुटिया से सटे 2 फ्लैट दिलाए, जिसमें एक तरफ डॉक्टर शर्मा जी और दूसरी तरफ डॉक्टर LD सिंह जी को मिला, और वह खिड़की डॉक्टर LD सिंह जी के घर में पड़ती थी। उस घर में आने के बाद गायत्री दीदी तो स्वतः ही उसमें आ गई। बची मैंने तो इस विषय में सोचा भी नहीं, पर मेरे बाबा ने सोचा और मेरे माता पिता से कहकर मेरे पढ़ने के लिए उन्हीं डॉक्टर साहब एवं तारा चाची के संरक्षण में रहने की व्यवस्था कर दी, जिसमें रहकर वर्षों से मैं उस खिड़की पर बैठकर पढ़ाई करती और बाबा के दर्शन का लाभ लेती रही। बाबा भी पीछे कुंज में जब टहलने आते तो अपनी प्यार भरी दृष्टि और अपनी मोहिनी मुस्कान डालना नहीं भूलते। मैं कृतकृत्य हो जाती, बाबा की कृपा पर बलिहार जाती। इस प्रकार बाबा ने अपनी कृपा से असंभव को भी संभव बना दिया।
ऐसे बाबा की किस किस कृपा को याद करूं। यह तो मैं कह ही चुकी हूं कि मेरे एमए करने के बाद हम दोनों बहनों की पढ़ाई रुक गई थी। मन में कोई इच्छा नहीं थी आगे पढ़ने की, क्योंकि उसका कुछ लाभ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब बाबा के पास रहने का बहाना एकमात्र पढ़ाई ही हो सकती थी। यह सोचकर पुनः पढ़ने का मन बनाया। हमारा लक्ष्य तो यह था, पर बाबा तो कुछ और ही देख रहे थे, अतः हमारे पढ़ने पर अत्यधिक जोर देते थे। मेरी बड़ी बहन नीरजा दीदी ने तो बीए करके ही पढ़ाई छोड़ी थी, अतः उन्होंने सोचा कि बीएड कर लूं। इसके लिए बाबा से आज्ञा लेने गई। बाबा थोड़ा खिन्न हो गए और मेरे पिताजी से बोले, क्यों जी राजा साहब, आप इसे भरपेट भोजन नहीं देते क्या? पिताजी हंसने लगे। बाबा ने कहा, आखिर बीएड करने की बात इसके मन में कैसे आई? बीएड का मतलब है नौकरी। राज परिवार की कन्या होकर नौकरी करके तो अपने पिताजी की नाक कटाएगी। अरे मैं अगर एक रोटी खाऊंगा तो तुझे आधी उसी में से दे दूंगा, इसलिए यह विचार त्याग दे। यह आदेश तो दीदी के लिए था, अब मेरे लिए इसके उल्टा आदेश हो गया। तू एमए कर, और एमए मैंने कर लिया। पुनः बोले, तू पीएचडी कर। अपने जाने से पहले तुझे डॉक्टर बना देखना चाहता हूँ। पढ़ते पढ़ते जब मैं ऊब जाती तो उनके पास चली जाती थी। एक दिन थोड़ा खिन्न होकर बोले, बिटिया तू पढ़ नहीं रही है। अरे मैं तेरा 80% भविष्य देखकर कह रहा हूँ कि तुझे नौकरी करनी है, और तू है कि पढ़ना ही नहीं चाहती। भाग भाग के मेरे पास आ जाती है। मतलब यह है कि उन दिनों बाबा को केवल मेरी पढ़ाई और नौकरी की चिंता रहती थी, जिसमें मेरा कुल परिवार कुछ भी आड़े नहीं आता था, जैसे मेरी बड़ी बहन के लिए था। कहते, मैं चाहता हूँ यदि किसी हाई इंग्लिश स्कूल की तू प्रिंसिपल बन जाती तो तेरा जीवन बहुत सुख से बीतता। सुख से तो यूं भी बीतेगा, पर पीएचडी करने के बाद तो बात दूसरी होगी। तो डॉक्टर बन जाएगी तो मेरी नाक भी तो ऊंची हो जाएगी। बहुत सारी बातें इस प्रकार कहते कि शायद ही कोई पिता अपनी पुत्री को भी कहता होगा। कहाँ होगा ऐसा अहेतुक स्नेह? कहाँ मिलेगी ऐसी समर्थ दृष्टि जो भविष्य की घटनाओं को देखते हुए संतान का दिशा निर्देश करे? कहाँ मिलेगा ऐसा समर्थ पिता? कहाँ मिलेगी ऐसी प्यारी माँ? इस प्रकार पीएचडी में रजिस्ट्रेशन होते होते मेरी शादी भी पूज्य बाबा ने बड़े विचित्र ढंग से तय करा दी। जहाँ महसों में शाकाहारी लड़का मिला, वहाँ पर कुंडली नहीं मिली। पिताजी से कहा, रहने दीजिए, कुंडली नहीं मिली तो मत देखिए उस ब्याह को। 4 महीने बाद पुनः पिताजी से कहा, राजा साहब आप महसों जाइए और बिना कुंडली मिले ही शादी तय हो जाए तो कर डालिए। शैलजा की शादी है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ भी हो जाएगा तो यह मुझे उलाना नहीं देगी। उस समय मैं वहीं थी। मुझसे पूछा, क्यों बिटिया, उल्हाना नहीं देगी ना? मैं क्या बोलती, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं था, क्योंकि पहले ही कह रखा था कि तू यदि मुझे बाप मानती है तो तेरा ब्याह करना न करना दोनों मेरा अधिकार है। तू यह न कहना कि मैं ब्याह नहीं करूँगी। यदि होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, बस यही सोचना। इधर पीएचडी शुरू करा दिया, उधर ब्याह तय कर दिया। अब ससुर जी का पत्र आने लगा कि मैं शादी तुरंत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी है, शीघ्र शादी देखना चाहती है। जो पत्र आता पिताजी बाबा को दिखा देते और बाबा कहते, जवाब ही मत दीजिए, क्योंकि बिना पीएचडी किए इसकी शादी नहीं करनी है। उधर से नाराज़गी बढ़ने लगी, रिश्ता तोड़ लेने की बातें आने लगी। पर बाबा का एक ही उत्तर होता, राजा साहब आप कान में तेल डालकर चुपचाप देखते रहिए। वाटिका के ही लोग पिताजी को समझाने लगे कि लड़की वाले होकर आप यह क्या कर रहे हैं? आपकी पसंद का कुल परिवार शाकाहारी लड़का मिल गया है, फिर ऐसा मत कीजिए। बाबा की बातों में आकर शादी नहीं हो पाएगी। वे सन्यासी लोक रीति क्या जाने। वर पक्ष से बात करके शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। पर पिताजी ने वास्तव में कान में तेल डाल लिया, जैसे किसी की बात उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। इस प्रकार 1.5 वर्ष बीत गए। अथक परिश्रम के बाद पीएचडी पूरी हुई, तब शादी हुई। न शादी टूटी
न ही कोई अन्य परेशानी आई। कुछ ही दिनों बाद मुझे लड़कियों के एक जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल का पद मिला। बहुत दिनों तक उस पद पर कार्य करती रही। बहुत नाम मात्र को वेतन मिलता, जो न मिलने के बराबर ही होता, पर बाबा की आज्ञा अनुसार मैं सेवा करती रही। अंत में मुझे सरकारी वेतन भी मिला। वह भी तभी मिला जब मुझे उसकी अति आवश्यकता थी। आज भी मैं उसी विद्यालय में बाबा के संकल्पित प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और कदम कदम पर अपने बाबा की कृपा को देखती हूँ। उसी में डूबती उतरती चली जा रही हूँ, उस विश्वास के साथ कि जिन्होंने अभी तक संभाला वह आगे भी करेंगे। जब भी उन्हें उलाना देती हूँ कि कुछ नहीं संभाल करते आप, सच मानिए वे सपने में आकर माथा सहलाते हुए कहते हैं, मैं ही तो संभाल कर रहा हूँ तेरी, और पुनः साहस बटोर कर चल पड़ती हूँ आगे की ओर। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। सोचती